हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी का यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्री एग्जाम्स होने वाला है, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम्स का पेपर आता है, उसी प्रकार से मैंने सिलेबस अनुसार ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और जो जैसे इसका सिलेबस में दिए गए हैं, मैंने पुराने 21-22 के पेपरों को देखा, उनका अध्ययन किया और उसके बाद सिलेबस को देखा, उसके बाद इसमें क्या क्या आता है उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन डाले हैं और पूरे 100 क्वेश्चन डाले हैं। जैसे हमारा पेपर फर्स्ट आता है, उसका जो पेपर सेकंड होता है जनरल एप्टीट्यूड का, उससे इसकी मेरिट नहीं बनती है, केवल मेरिट पेपर फर्स्ट से बनती है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, ये बिल्कुल जैसे हमारा एग्जाम्स आता है उसी प्रकार से मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार की हैं। तो अगर आपने एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए 100% जरूरी है। और अगर आपने फॉर्म भी नहीं भर रखा है तब भी आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोगों की इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ होती रहेगी। क्योंकि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस होता है उसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है और ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उसी प्रकार से सभी सब्जेक्टों को कवर करके पुराने पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर का एनालिसिस करके ये बनाए हुए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होना है उसका पेपर फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ष 1980 में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत संगीत क्षेत्र में। ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर दो, वर्ष 1980 में स्थापित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत उपकर शास्त्रीय नृत्य रंगकर के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और अगर आप लोग एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभी मैंने जितने ही प्रैक्टिस सेट डाले हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहां पर मैंने एमपीपीएससी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो, उन सभी की तैयारी आपकी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आज हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यह केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरी है। तो आप लोगों के देखिए चैनल सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो लगता नहीं है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारा वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि ये इस चैनल पर आपको हमेशा फ्री कंटेंट मिलेगा, चाहे वह व्यस्तित हो चाहे वह प्रैक्टिस सेट हो, कुछ भी हो आपको हमेशा फ्री मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1957 में स्थापित किशोर कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिल्म निर्देशन क्षेत्र में। ऑप्शन ए, फिल्म निर्देशन क्षेत्र में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1984 में स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, सुगम संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1987 में स्थापित राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1962 में स्थापित शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है रिपोर्ट, डायरी एवं हिंदी व्यंग्य में। ऑप्शन ए, रिपोर्ट, डायरी एवं हिंदी हिंदी में व्यंग्य में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। यहाँ दबाव हो गया है तो आप पे थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। ऑप्शन सी, जिस प्रकार से पास्कल दाब से संबंधित है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, दबाव हो गया है। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। क्वेश्चन नंबर 9, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों में दिखाई देता है। ऑप्शन डी, 76 वर्षों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाला पिंड है। तो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाला पिंड है ग्रह और उपग्रह। ऑप्शन ए, ग्रह और उपग्रह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, खगोलीय पिंड में शामिल हैं। तो खगोलीय पिंड में शामिल पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, तारों के समूह से किसका निर्माण होता है? तो तारों के समूह से आकाशगंगा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, तारों के समूह से आकाशगंगा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हेली है एक। तो हेली है एक पुच्छल तारा। ऑप्शन ए, हेली है एक पुच्छल तारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं वृषुवत रेखा। ऑप्शन ए, वृषुवत रेखा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, जीरो अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो जीरो अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए, जीरो अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर किस दिन सूर्य सीधा चमकता है? तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है। ऑप्शन ए, 21 मार्च व 23 सितंबर को। देशांतर रेखाओं की संख्या है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। ऑप्शन डी, देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है। तो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है 12,756.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए, 12,756.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से निम्न भारत के संविधान में निर्धारित किए गए मापदंड अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है अधिकतम 552। अधिकतम 552 से अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1986 में स्थापित राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उर्दू उर्दू साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, कुमारी शिवांगिनी वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो कुमारी शिवांगिनी वर्मा का संबंध सॉफ्टबॉल खेल से है। ऑप्शन ए, सॉफ्टबॉल खेल से है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्गीय प्रभाष प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2013 में शुरू किया गया। ऑप्शन सी, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, एमपी में सर्वप्रथम 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन से विद्युत का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए, ग्वालियर में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है,
वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार एमपी में कितने करोड़ पशुधन हैं? तो वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार एमपी में एमपी में 363 करोड़ पशु हैं। ऑप्शन सी, तीन सौ सॉरी 3 करोड़ 63 लाख पशु हैं, यानी 3.63 करोड़। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एमपी में मछुआरों की सहायता हेतु जल द्वीप योजना कब शुरू की गई थी? तो यह की गई थी 2006 में। ऑप्शन ए 2006 में। क्वेश्चन नंबर 26, चंदेरी का किला कहाँ से स्थित है? तो चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। ऑप्शन डी, चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कोपा किस खेल से संबंधित है? तो कोपा फुटबॉल फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए, कोपा फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? तो क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर 1900 ई से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, 1900 ई से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच का संबंध कला से संबंधित है। कला के क्षेत्र से संबंध है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर लीला जोशी का संबंध एमपी के किस जिले से है? तो डॉक्टर लीला जोशी का संबंध एमपी के रतलाम जिले से है। ऑप्शन बी, डॉक्टर लीला जोशी का संबंध एमपी के रतलाम जिले से है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच का संबंध नृत्य के किस रूप से है? तो डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच का नृत्य के कथक से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, श्री नेमनाथ जैन किस उद्योग समूह के फाउंडर हैं? तो श्री नेमनाथ जैन प्रेस्टीज ग्रुप उद्योग समूह के फाउंडर हैं। ऑप्शन सी, प्रेस्टीज ग्रुप के। क्वेश्चन नंबर 33, नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन एमपी के किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है एमपी के अमरकंटक में। ऑप्शन डी, एमपी के अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1995 में स्थापित महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य में। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2015 में स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मंचीय कविता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए, मंचीय कविता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1986 में स्थापित राष्ट्रीय कवि सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसी भी भाषा की भारतीय कविता हेतु। ऑप्शन ए, किसी भी भाषा की भारतीय कविता हेतु। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल सही। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। बिल्कुल सही। आंकड़ों के भंडारण वाली एक साक्ष्य युक्ति है। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा और ऑप्शन चौथा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो चारों पॉइंट है, चारों यानी सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चारों सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? तो स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से घरेलू वाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार यह स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? तो कॉपी टेक्स कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। ऑप्शन ए, कॉपी टेक्स कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन ए, उसे पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम पेस्ट जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं, इसका इसका क्या होता है? तो इसका यह गृह पेस्ट होता है। ऑप्शन ए, इसका यह गृह पेस्ट होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 27 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दर्जा प्राप्त है संवैधानिक। ऑप्शन सी, दर्जा प्राप्त है संवैधानिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत 38 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की भिन्नता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है प्रजातीय विविधता के रूप में। ऑप्शन बी, प्रजातीय विविधता के रूप में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? तो जानवरों का उद्यानों प्राणी में रखना जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 49, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया ना मिस्टेक, कि सभी जगह तो ABCD में है और यहाँ आवासा दा में हो गया है, तो आप उससे टेंशन ना लें। ये इसलिए हो जाता है कि 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, तो इस प्रकार मुख्य मुख्य क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप उससे कोई दिक्कत ना माने। और ये जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं ये आपको सभी किताबों के निचोड़ मिल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में। ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ से स्थित है? तो बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। तो वह है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी, चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी
करने की शक्ति प्रेरित है। चलिए आगे देखते हैं सही होगा या गलत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। नियंत्रण परिषद की स्थापना विश्व भारती अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से केवल 3 सत्य है। ऑप्शन बी, इसमें से केवल 3 सत्य है। यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना विश्व भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई है। इसमें से केवल यह 3 ही सत्य है। ऑप्शन बी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान पहली बार प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं सही होगा या नहीं। कथन दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। इनमें से सत्य है। तो इनमें से यह दोनों ही सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सा। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभागों में सबसे अधिक 10 संभागों में से जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए जबलपुर संभाग में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57। मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल देश के कितने प्रतिशत है? तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वह पूरे भारत में वह है 9.38%। ऑप्शन ए 9.38%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश यह नाम किस व्यक्ति ने दिया था? तो मध्य प्रदेश यह नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई लिए हुए है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हुई है या लंबाई लिए हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का रीवा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए रीवा जिला। क्वेश्चन नंबर 62। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद वाद का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन सी दूसरा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे पहला है राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का और तीसरा है महाराष्ट्र का। तो इन तीनों पॉइंट को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 63। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? तो यह बचाता है अनाधिकृत आक्रमण से। ऑप्शन ए अनाधिकृत आक्रमण से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 16 विषय जोड़े गए। यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन ए। यानी कि यह कथन ए ही असत्य है, इसलिए हमारा आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रिपन को। ऑप्शन ऑप्शन ए रिपन को। क्वेश्चन नंबर 66।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? तो भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान सेवाएं करती हैं। ऑप्शन डी, सेवाएं करती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ऑप्शन बी, तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है। ई ब्रिज संबंधित है। तो ई ब्रिज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, पारसेक इकाई है। तो पारसेक इकाई है दूरी की। ऑप्शन ए, पारसेक इकाई है दूरी की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। ऑप्शन बी, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 72, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थान से संबंधित है? तो राख का टीला संगनन संग, सगन्य सगन्य कल्लू नव पाषाणिक स्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र भीमबेटकिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, भीमबेटकिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो वह होता है संस्कृति के काल मापन का। ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित स्थलों में से किसमें लूनी उद्योग के साक्ष्य उपलब्ध हैं? तो यहाँ पुष्कर स्थल में लूनी उद्योग के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी। हो सकता है मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया हो कि साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो सॉरी, उपलब्ध नहीं है। तो वे पुष्कर स्थलों में लूनी उद्योग के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में अधिकांश मध्य पाषाण कालीन स्थल आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। वह कौन सा पहला स्थल है जो शुष्क क्षेत्र में मिला है? वह है लंगनाज। ऑप्शन ए, वह है लंगनाज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य पाषाण युग के गुफा चित्रों में किस पशु की आकृति सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो वह मिलती है हिरण की। ऑप्शन ए, वह मिलती है हिरण की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, किस नव पाषाणकालीन ठिकाने से कुत्ते को उनके मालिकों के साथ दफनाने की विलक्षण प्रथा के साक्ष्य मिले हैं? तो वह मिले हैं बुर्ज होम में। ऑप्शन ए, वह मिले हैं बुर्ज होम में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, महमूद गजनबी के संबंध में असत्य कथन की जांच करें। तो महमूद की सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक थे। तो ये तो हुआ कथन पहला। अब देखते हैं कथन दूसरा, उतबी उसका शाही इतिहासकार था। तीसरा, महमूद गजनबी अपने वंश का अंतिम शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी केवल 3। महमूद गजनबी अपने वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी।
क्वेश्चन नंबर 81। फिरदौसी से संबंधित कथन। फिरदौसी एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई। उसे शाहनामा नामक ग्रंथ लिखने के लिए 60,000 सोने की मुद्रा देने का वादा इस शासक ने किया, किंतु बाद में उसने सोने के बदले 60,000 चांदी की मुद्रा देने का प्रस्ताव रखा, जिसे लेने से फिरदौसी ने इनकार कर दिया। उपरोक्त कथन में किसके संबंधित है? तो यह है महमूद गजनबी से संबंध। ऑप्शन ए यानी कि महमूद गजनबी ने फिरदौसी को शाहनामा नामक ग्रंथ लिखने के लिए 60,000 सोने की मुद्रा देने का वादा किया, लेकिन जब उसने लिख दिया, काम कर दिया, तो उसके बाद महमूद गजनबी बोला कि मैं तुम्हें सोने की नहीं चांदी की 60,000 मुद्राएं दूंगा, तो इसे फिरदौसी ने लेने के लिए मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि महमूद गजनबी बेईमान भी था। उसने जो कहा था कि मैं 60,000 सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन बाद में बोलने लगा कि नहीं मैं तो चांदी की दूंगा, तो फिरदौसी एक स्वाभिमानी आदमी था, तो उसने लेने से मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82। फारसी भाषा की नींव रखने वाला विद्वान कहलाता है। तो फारसी भाषा की नींव रखने वाला विद्वान है फिरदौसी। ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कथन दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि यह दोनों कथन में कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84। कथन ए, संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। कारण, संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार की योजनानुसार हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जो ए कथन था वह तो गलत है, लेकिन आर यानी कि जो कारण है वह सही है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार की योजनानुसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। कथन दूसरा, केंद्र के द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई। कथन तीसरा, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी, यानी कि जो यहाँ पर तीनों कथन दिए गए या तीनों ही कथन असत्य हैं, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? तो वह है सिंगरौली, यानी सिंगरौली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 87। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? तो मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति आर्थिक दृष्टि से हुई है। ऑप्शन डी, आर्थिक दृष्टि से हुई है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है। ऑप्शन ए, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो जो संयुक्त जर्मनी है उसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से भी कम है। ऑप्शन डी, यानी कि जो जर्मनी देश है उसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 90। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी, 3,08,200 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर, ऑप्शन बी, महासीर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन
में कौन से दो जिले आते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में मुरैना और श्योपुर जिले आते हैं। ऑप्शन बी, मुरैना और श्योपुर जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिसे शिव का मध्य बिंदु जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? तो वह है उज्जैन जिला। ऑप्शन सी, वह है उज्जैन जिला। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, परंतु प्रतिशत के अनुसार मिजोरम राज्य का 83% वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक प्रदेश का 1/3 भाग वन प्रदेश होना चाहिए। 60% पर्वतीय प्रदेशों में तथा 25% मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक व दो दोनों, यानी कि एक और दो दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला, भारत ने 11 मई 1958 को पोखरण में परंपरागत विखंडन डिवाइस, लो यील्ड डिवाइस, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस एवं सब किलोवाट क्षमता के परमाणु परीक्षण किए हैं। कथन दूसरा, भारत द्वारा प्रथम विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के थार मरुस्थल में पोखरण नामक स्थान पर डॉक्टर होमी सेठना की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि यह दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के 14 में से 5 जीव मंडल संरक्षित प्रदेश यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर योजना के अंतर्गत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भाग हैं। निम्न में से कौन उपरोक्त 5 में सम्मिलित है? तो यह मन्नार की खाड़ी एवं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी है। केवल नीलगिरी जीवमंडल संरक्षण प्रदेश, यह भी है। ऑप्शन सी, नंदा देवी तथा सुंदरबन जीव मंडल संरक्षित प्रदेश, यह भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अवाक्स फ्रांसीसी कंपनी द्वारा मझगांव में बनाई गई पनडुब्बी, यह सुमेल सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों मेल सही होंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न गैसों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा मीथेन और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त उपरोक्त में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो केवल 2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी, यानी कि ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न कंपनियों पर विचार कीजिए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड VEML, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड VDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL यानी हेल उपरोक्त में से, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल उपरोक्त में से कौन से संस्थान बेंगलोर यानी बंगलुरु में स्थित हैं? तो 1, 3 और 4 ये तीनों बेंगलुरु में स्थित हैं। ऑप्शन वी। बाकी 2 यह बंगलुरु में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 और 4 ये तीनों बेंगलुरु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 100, और आज के हमारे एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अंतिम प्रश्न।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1985 में ओजोन क्षरण पदार्थों ओजोन डेप्लीटिंग सबसिस्टेंस पर वियना समझौता प्रथम सार्थक प्रयास था तथा बाद में 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, इको मार्क योजना इको मार्क योजना 1991 में उन पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबलिंग करने के लिए प्रारंभ की गई थी जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। इस प्रकार हमने जो हमारा दिसंबर में MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट किया। अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने MPPSC में प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट भी देख सकती हो। अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करती हैं तो आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो, आप लोगों की तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ होगी। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।